चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का टॉपिक कुछ याद है बताएंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आज डिस्कस करना है। चलिए कल हम लोगों ने पढ़ा था पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशंस एंड बर्थ कंट्रोल की बात हुई थी, आपको याद है? बताइए 1900 में पॉपुलेशन कितनी थी वर्ल्ड की? 2 बिलियन। और 2000 में 6 बिलियन। 2011 7.2 बिलियन। और हमारे इंडिपेंडेंस के वक्त हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन। 2000 में 1 हो गए और 2011 में 1.2 बिलियन। ठीक है, चलिए कल हमने इतनी बात कर ली थी और ये भी बात हो गई थी कि जो सरकार है वो चाहती है कि कपल्स जो हैं वो स्मॉल फैमिली को सपोर्ट करें, यानी स्मॉल फैमिली रखें। ठीक है, उसके लिए सरकार जो होती है वो इंसेंटिव भी देती है, साथ साथ में एक स्लोगन भी आता है, हम दो हमारे दो। इसके आगे क्या है? मैरिजेबल एज ग्रुप को भी बढ़ाया गया था। फीमेल्स के लिए एज को बढ़ा करके 18 साल किया गया था और मेल के लिए 21 साल। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शायद ये क्वेश्चन भी हो गया था, ऑल ऑफ दीज, ये तो याद है आपको और यहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, हाँ ऑल ऑफ दीज याद है। ठीक है, चलो देखो बहुत सारी कंट्रासेप्टिव्स मेथड्स हैं, कंट्रासेप्टिव्स डिवाइसेस हैं। सबका केवल एक ही मेन जो रीज़न है वो ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाए। प्रेगनेंसीज नहीं होंगी तो देखा जाए, हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाए। तो सारा जो हमारा फोकस है वो किस बात पर है कि किसी भी कंट्री का या पूरे वर्ल्ड में जो इतनी फास्ट पॉपुलेशन बढ़ रही है वो पॉपुलेशन इतनी फास्ट ना बढ़े लेकिन कंट्रोल्ड वे में बढ़े। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो हो सकता है कोई स्पीसीज ऐसी है जो इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल ना बढ़े तो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है ना। तो बात यह है कि पॉपुलेशन बढ़े लेकिन अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ना हो, जैसे कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही पॉपुलेशन बढ़े लेकिन इतना तेज ना बढ़े। अगर कोई कपल्स है तो उसके बच्चे हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक है, मैं 3 बोल दिया, ज़्यादा हो गया। सरकार चाहती है हम 2 और हमारे 2 तक ही रहे। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो रूरल एरिया में 8-8, 9-9 बच्चे हैं, तो अनकंट्रोल्ड ही बढ़ता चला जा रहा है पॉपुलेशन। इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं, मेथड्स हैं। देखो इस आज वाले भाई बात ना करो, इसमें बात करना मना है, हम बोल रहे हैं। और ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट दोनों लिहाज से है, क्वेश्चंस हमेशा इस टॉपिक से आता है, हमेशा मिल जाएगा आपको। वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये पूरा एक टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखा जाए तो एनसीईआरटी में लगभग 4 से 5 पेज का ही होगा, लेकिन यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल मिलते हैं। और करना कुछ नहीं है, मुफ्त का है। मुफ्त का मतलब है केवल इतना कि आप एक बार रीडिंग कर लेनी है और दिमाग में कुछ टाइम रख लेना, क्वेश्चंस लगा लेना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी लग जाएगा और आपको 4 नंबर पर क्वेश्चन पर मिल भी जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो कॉमनली यूज की जाती हैं, विच हेल्प प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं इनका केवल एक ही काम होता है, वो क्या करते हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करते हैं? ये प्रिवेंट, रोकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं। ठीक है, इतनी बात है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नाम पढ़ें उससे पहले कुछ बातें लिखी हैं। लिखा है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम आइडियल कब कहेंगे? उसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कब कहते हैं? वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कैसी हो? यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, जो यूजर क्या हो? फ्रेंडली हो,
ईजिली अवेलेबल्स हो, मार्केट्स में आसानी से मिल जाए, इसके साथ साथ में क्या हो, इफेक्टिव भी हो। मतलब ये है कि अगर कोई भी कपल्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रहा है तो इफेक्टिव हो, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी ना होने दे, तो क्या हो जाएगी, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसके साथ साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जब तक कपल चाह रहा है कि प्रेगनेंसी ना हो तब तक प्रेगनेंसी ना हो, अगर जिस दिन उसने चाह लिया कि हाँ अब मुझे बच्चा चाहिए, प्रेगनेंसी हो जाए, तो वो दोबारा से रिवर्सिबल भी हो जाए। इसके साथ साथ में जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कोई भी कपल इस्तेमाल करता है तो बात आती है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आते हैं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो होती हैं जिसके साइड इफेक्ट हों लेकिन बहुत ही क्या हो, कम हो। लिखा है विथ नो, मतलब कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, अगर हो भी तो लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, तो इफेक्टिव होने के साथ साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स रिवर्सिबल भी हो, और अगर साइड इफेक्ट है या तो बिल्कुल ना हो या तो हो, अगर हो तब बहुत ही कम हो। इसके साथ साथ में यहाँ पर तो यहाँ पे बात आती है कि एक अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होगी। जिस भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी उस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को हम नाम देंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो आप इसे अंडरलाइन करें, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो होती है जो यूजर फ्रेंडली होती है, इजिली अवेलेबल होती है मार्केट में, इफेक्टिव भी है, साथ साथ में रिवर्सिबल हो, और साइड इफेक्ट की अगर बात की जाए तो या तो साइड इफेक्ट ना हो या तो बहुत ही कम हो। इतना क्लियर हो गया, ये आप अंडरलाइन करें। इसके साथ साथ में एक कैरेक्टर और भी है, इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव्स। और ये इंटरफेयर का मतलब होता है डिस्टर्ब ना करता हो किसी भी कपल्स के सेक्सुअल ड्राइव को, डिजायर को, एंड द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। जो भी यूजर है, जो भी कपल है, उसके सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट को वो अफेक्ट ना करता हो, तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मानते हैं, जिसके ये सारे फीचर होने चाहिए। पहला, यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल। इसके साथ साथ में वो नो वे इंटरफेयर, वो इंटरफेयर ना करता हो किसी भी कपल्स के सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट में, तब वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होगी वो मानी जाएगी कैसी, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मानी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो अवेलेबल हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं या अपनी कंट्री में अवेलेबल हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वाइड रेंज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अच्छा, ये हिंदी में बात करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते क्या है, लिखा हुआ है गर्भ निरोधक तरीके, जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। ऐसे कोई भी मेथड्स, ऐसे कोई भी डिवाइसेस जिससे कि प्रेगनेंसीज ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाए, उन मेथड को कहते हैं क्या है, हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। आर प्रेजेंटली अवेलेबल which could be broadly grouped into the following category। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बहुत सारी हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, उसका नाम होता है नेचुरल तरीका। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आदर नेचुरल, ये कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा इसका नाम होता है ट्रेडिशनल। तो नेचुरल कह लीजिए आप, या इसे क्या कह लेंगे आप, ट्रेडिशनल। बात दोनों एक ही होती है। तो पहला तरीका हो गया, पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया नेचुरल आदर ट्रेडिशनल। इसमें भी जब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें मैं आपको 3 तरीके पढ़ाऊंगा, वो आगे की बात है। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसका नाम होता है वेरियर। ठीक है, इसमें भी अलग अलग आते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कॉल्ड द आईयूडी। आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत सारे क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, और उस शॉर्ट फॉर्म के आपको फुल फॉर्म भी याद रखने पड़ जाएंगे, बहुत अलग अलग। हाँ, मुझे आज कुछ बोलना भी था और याद भी आ गया। प्लीज़ क्लास में मोबाइल ना बजे ज़्यादा अच्छा है, साइलेंट रखो। 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए मुझे आज बोलना था और मुझे याद आ गया। ठीक है, तो मोबाइल प्लीज़ अपना बंद रखिए, और अगर बात करनी है तो आराम से आप निकलिए, किसी को मना नहीं है, बात करके आइए, 2-4 घंटे बात कर लीजिए। क्लास जब ख़त्म हो जाए बैग उठाइए के चले जाइएगा।
ठीक है। तो अगर आप पढ़ने आए तो पढ़िए। कुछ लोग सुबह आए थे, अभी नहीं दिख रहे हैं, मुझे दिखता है सब कुछ ना, लेकिन मेरी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊं। मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको क्लास में कैसे बैठा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या होता है, ये मैं सिखा सकता हूँ। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। और अगर डिसीजन आपका यहाँ पर है कि नीट की तैयारी करने आए, डॉक्टर बनने आए, तो आप डॉक्टर जैसा बिहेव करिए ना। तो आप पढ़ने के लिए हैं तो प्लीज़ जब तक आप 1-1.5 घंटा यहाँ पर रहते हैं आप पढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद अपने पास पूरा दिन है, आप ना पढ़िए। मैं कभी नहीं कहूँगा आपको फ़ोन करके कि आप पढ़ लो, अभी तुम टहल लो, मुझे वहाँ पर मिले थे, तुम पढ़ नहीं रहे हो। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। मैं जो भी कहूँगा तो मैं इस क्लास के अंदर ही कहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ मोबाइल अपना बंद रखिए। बात कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। पहला तरीका हो गया नेचुरल ट्रेडिशनल। दूसरा मैं थोड़ा सा कैजुअली बोलता हूँ, ऐसे ही जैसे मैंने अभी बोल दिया। थोड़ा फेस पे लग रहा होगा कि हाँ गुस्सा है, लेकिन उतना ज़्यादा गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो अनकंट्रोल होता है। इसलिए प्लीज़ वो फेस मेरा ना देखिएगा आप, तो इसी में आप थोड़ा चलते रहिए। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो फिर वो अनकंट्रोल्ड वाला मसला हो जाता है। इसलिए मुझे आपने जब भी देखा होगा तो मैं बहुत कम उस टाइप का दिखता हूँ। एक या तो मैं शांत रहता हूँ, एकदम किनारे बैठा रहता हूँ। मेरा एक वो तो बचपन से मेरा वो है, अंदर मेरे रखा हुआ है कि अगर नहीं बात करनी है तो एक कोना पकड़ लो, आराम से एंजॉय करो अकेले ना, वो होता है। और अगर बात करनी है तो हाँ ठीक है, आप बात करोगे तो मैं बात कर लूँगा, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बुलाने भी नहीं जाऊँगा कभी, ये भी है। हाँ, अगर मुझे कोई मतलब पर्सनली लगता है कि हाँ इसे कुछ कहना चाहिए तो मैं बोल भी देता हूँ, गाइड कर दूंगा, हाँ ऐसा कर लो यार, करना तुम्हारा है, ना करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो थोड़ा क्लास की मर्यादा रखो यार। कल मैंने देखा था कि पीछे लोग बैठ करके मोबाइल बात करना स्टार्ट कर दिए, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर नहीं पढ़ने का मन है तो आप प्लीज़ आया करिए, सबसे लास्ट में बैठिए आराम से। लेकिन हाँ, क्लास में नहीं, क्लास में मैं मोबाइल अलाउ नहीं करूँगा कि आप क्लास में बैठे हैं मोबाइल आप चलाना स्टार्ट कर दें। तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर से। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, उसमें से पहला नाम आता है नेचुरल, जैसी का नाम होता है ट्रेडिशनल। दूसरा है बैरियर। तीसरा है आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ऐसे ही नाम और आएगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। अभी एक नाम आएगा आपको आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इनफर्टिलिटी तो उस वक्त आएगा आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। यूट्रस की बात की जा रही है, इंट्रा मतलब यूट्रस के अंदर ना, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र की बात आती है। यहाँ पर क्या लिखा है, आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, डी फॉर डिवाइसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और इसी को आपने आगे करना है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, पिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम पिल्स कहते हैं। और इसी में मैंने आपको एक पिल्स पढ़ाया था, बस नाम आया था, नाम था सहेली, जो कि एक CDRI ने बनाया था। आपका नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो नॉन स्टेरॉयडल होती है, ठीक है। आगे और आएगा, पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में नेक्स्ट है आपके पास इंजेक्टेबल, यानी कि इंजेक्शंस भी अवेलेबल्स होते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल वाले, तो इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, तो ये हो गया इंजेक्टेबल। इसके अलावा इम्प्लांट आता है, स्किन के नीचे इम्प्लांट लगता है, जो कि हार्मोनल कंटेंट होता है, वो स्किन के नीचे लगाया जाता है। नेक्स्ट हो गया इम्प्लांट, और इस सब के आगे परमानेंट जो मेथड है उसका नाम होता है सर्जिकल मेथड। और इस सर्जिकल मेथड में आप 2 पढ़ते हो, एक का नाम होता है वैसेक्टॉमी और एक का नाम होता है ट्यूबेक्टॉमी, जिसे आप हिंदी में अगर बोले तो लोग इसे नसबंदी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है वैसेक्टॉमी एंड द ट्यूबेक्टॉमी। तो मेथड हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल्स हैं सारे, इसमें से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकता है। तो हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके दिमाग में एक बार फिर से डाल दूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से हैं और कितने नंबर में हैं आप देख लीजिए। पहला बोलिए आप, नेचुरल्स आधा ट्रेडिशनल, नाम आपको आना चाहिए। दूसरा है वेरियर, ठीक है। तीसरा आईयूडी। चौथा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या इसी का नाम क्या होता है, पिल्स होता है। 5 नंबर पे आता है इंजेक्टेबल, जो इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। 6 नंबर होता है इम्प्लांट, जो स्किन के नीचे लगाया जाता है। और लास्ट सर्जिकल और परमानेंट मेथड होता है। इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब
अगर अब मैं कहूँ 100% में तो देखा जाए तो 1% से भी क्या होती है, कम ही होती है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। सर्जिकल मेथड ट्यूबेक्टोमी और द वैसेक्टोमी। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पर नाम दिया गया था, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि एक एक मेथड में क्या क्या बोला गया है और ये मेथड जो होता है वो किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो पहली जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, बर्थ कंट्रोल, मतलब बर्थ को कैसे रोका जा सकता है। उसमें सबसे पहला जो मेथड आता है कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के, होता है नेचुरल और द ट्रेडिशनल। मैंने बहुत सारे इसमें अलग अलग बनाए हैं ताकि आपको चीज़ें क्या रहें, क्लियर रहें कि किसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला जो मेथड था उसका नाम ही क्या था, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। नाम ही है नेचुरल। तो ये जो मेथड होता है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, हमें इस बात पे ध्यान देना ना। तो जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं ये केवल इतना चाहती हैं कि देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रेगनेंसी कब होगा, प्रेगनेंसी तब होगी जब स्पर्म और ओवा के बीच में क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए। यानी जब स्पर्म और ओवा का मिलन होगा, जब फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तभी जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगा, तभी तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगा। ठीक है, तो अगर आप प्रेगनेंसी को पहले रोकना चाहते हैं, यहाँ पर कोई भी मेथड ऐसा जो प्रेगनेंसी को रोकना चाहता है, तो वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि जो स्पर्म है और ओवा है, बोले तो जो गैमीट्स हैं, इनके बीच में आपस में कोई भी मेटिंग ना हो, मतलब आपस में फ्यूज ना करें। अब आपस में फ्यूज ना करें उसके तरीके अलग अलग हैं। पहला तरीका हो गया नेचुरल, दूसरा तरीका होता है बैरियर। बैरियर भी जो होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि जो गैमीट्स हैं, स्पर्म और ओवा, ये आपस में फ्यूज ना कर पाए। यहां पर डिफरेंस इस बात का है, नेचुरल तरीके में यहां पर नेचुरल तरीका इस्तेमाल किया जाता है और बैरियर में कुछ बैरियर का इस्तेमाल होता है जहां पर इन दोनों को रोका जाता है। तो मैंने कहा नेचुरल मेथड्स के अंदर केवल कॉन्सेप्ट इतना है कि ओवा और स्पर्म के मेटिंग को क्या किया जा सके, अवॉइड, मतलब रोका जा सके। कुछ ऐसा हो जिससे कि स्पर्म और ओवा आपस में मेट ना कर पाए, फ्यूज ना कर पाए, जिससे कि फर्टिलाइजेशन तक प्रोसेस आगे ना बढ़े। और अगर ये नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो बर्थ उतना नहीं होगा, तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो आप यहाँ पर अंडरलाइन करें, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ द ओवा एंड द स्पर्म मेटिंग। क्वेश्चन आएगा कि नेचुरल मेथड जो होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। प्रिंसिपल है कि स्पर्म और ओवा के मेटिंग को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, और ये अवॉइड करने के 3 तरीके हैं। इट इज ऑफ द 3 टाइप्स। पहला होता है इसमें नेचुरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस में भी फिर से क्या है, 3 मेथड्स हैं। पहला आपके पास है पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, या इसे कहते हैं क्या हम, रिदम मेथड कहते हैं। दूसरा होता है विथड्रॉल और द कोएटस इंटरप्टस कहते हैं। और तीसरा जो मेथड होता है उसका नाम होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड मैंने आपको बताया था कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस में वो था नेचुरल। नेचुरल में फिर 3 है और ये तीनों हैं, इनका केवल एक ही मकसद है कि स्पर्म और ओवा को किसी तरीके से मिलने ना दिया जा सके। ठीक है, अगर दोनों मिल जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइज कर जाएंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी तरीके से इनको रोका जा सके। और उसके अलग अलग मेथड होते हैं। पहला पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, यकीन साटी में नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऐसे नहीं लिखा हुआ है, आगे अलग अलग लिखा हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा। पहला आप नाम ही याद रख लो, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस या रिदम मेथड। दूसरा बोलो विथड्रॉल और द कोएटस इंटरप्टस, एंड थर्ड इज कॉल्ड द लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो बताइए आप नेचुरल मेथड में किस प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं आप, अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ द ओवन एंड द स्पर्म मेटिंग। और उसके ये 3 तरीके हैं कि इन तीनों तरीके से हम इन दोनों को मिलने से रोक सकते हैं। पहला पढ़ते हैं हम पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। ठीक है, या इसी का नाम क्या है, रिदम मेथड। अब देखो क्या कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आइडियल नेचुरली देखा जाए तो लगभग कितने दिन की, वो 28 से 29 दिन ना, मान लेते हैं कि 28 दिन। उस 28 दिन में अगर आपने कहा था तो ओवल्यूशन जो होता है वो किस दिन होता है, 14th डे होता है ना, ओवल्यूशन 14th डे पर।
मैंने कहा था ओवल्यूशन आइडियल, मैंने मांग के चल रहा हूं कि मिड ऑफ द साइकिल, अगर 28 दिन की है तो 14th डे पर होगा, अगर वो 30 दिन की साइकिल है तो 15 दिन पर, ये माना जाता है। लेकिन ओवल्यूशन 14वें ही दिन हो ये फिक्स नहीं है, हो सकता है एक दिन पहले हो जाए, हो सकता है एक दिन बाद हो जाए। इतना क्लियर हो गया। तो बात आती है अगर ओवल्यूशन मान लेते हैं इस वक्त क्या है, ओवल्यूशन जो है वो 14th डे पे हो रहा है, तो ओवल्यूशन का मतलब क्या होता है आप बताइए मुझे। ओवल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ द ओवा, या और अच्छे तरीके से बोले तो रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड द ओवल्यूशन। और जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर, एम्पुला तक। अगर एम्पुला में इस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिल गया तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस आ जाएंगे। इतने बात क्लियर हो गई। तो कह रहे हैं जो पीरियाडिक अब्स्टिनेंस होता है वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। पहला कॉन्सेप्ट यही है ना कि हम ओवा और स्पर्म को रोकें, लेकिन रोकने तरीका क्या है, टाइम को अलग अलग कर दो। अगर मान लेते हैं जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो होता है जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आता है तो ये लगभग 3 दिन तक, अप्रोक्सीमेटली कितने दिन तक, 3 दिन तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जिंदा रहता है। स्पर्म जो होता है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आता है इंसेमिनेशन के बाद, तो वह लगभग 3 दिन तक जिंदा रहता है। मान लेते हैं ओवल्यूशन कितने दिन हुआ है, 14th डे पर हुआ है, इसे एम्पुला तक पहुंचने में मान लेते हैं कि 2 दिन लग गया, बोले ना। तो अब इतना मान लो कि 2 दिन अगर लग जाएगा इसे पहुंचने में, और उसी बीच में क्या आएगा, स्पर्म भी अगर आ जाता है एम्पुला तक, दोनों क्या कर जाएंगे, आपस में मेटिंग कर जाएंगे ना। और आपस में अगर मेटिंग हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन चांस आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा करें कि स्पर्म और ओवा दोनों साथ साथ एम्पुला तक ना आए, और अगर दोनों साथ साथ एम्पुला तक नहीं आएंगे तो स्पर्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होते हुए भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि आपने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवा दोनों साइमल्टेनियसली कहाँ पहुंचेंगे, एम्पुला वाले रीजन में पहुंचेंगे। तो कुछ ऐसा करें कि एम्पुला में दोनों साथ साथ ना पहुंचे। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं। द कपल अवॉइड आर द abstain फ्रॉम द कोइटस फ्रॉम द डे 10 to the 17 of the menstrual cycle when ovulation could be एक्सपेक्टेड। अब आप बताएं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, अगर 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो किस दिन ओवल्यूशन होता है, 14th डे होता है ना। 14th डे अगर मान लेते होता है ओवल्यूशन तो इसे 2 दिन लग जाएंगे एम्पुला तक पहुंचने में ना। अरे बोलो, तो 14 अगर मान लेते तो ये 15 हो जाएगा, 16 मान लो 16 दिन एम्पुला पहुंचता है। ये हो गया, ये है सेकेंडरी oocyte जो कहाँ पहुंच रहा है, एम्पुला पर पहुंच रहा है 16 डे पर। और अगर मान लेते हैं किसी ने क्वाइटस यानी कि सेक्स किया है डे 13 डे पर, तो स्पर्म जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में 3 दिन तक जिंदा रहता है। तो हो सकता है वो एम्पुला तक पहुंचते तक 14, 15, 16 दिन हो सकता है कि स्पर्म क्या कर जाए, पहुंच जाए। अगर मान लेते हैं इस दिन यहाँ पर इस दौरान कोइटस हुआ है और स्पर्म यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो दोनों पहुँच गए कहाँ पर, एम्पुला में, तो क्या हो सकता है इसके बीच में, फर्टिलाइजेशन। बात है क्लियर। तो अब कुछ ऐसा करिए कि आप इस टाइम को, और टाइम ड्यूरेशन कौन सी है, डे 10 से लेकर के डे 17 तक, अगर इस बीच में क्वाइटस ना हो, अगर कोई भी कपल्स इस डेट के बीच में क्वाइटस को क्या करे, अवॉइड करे, तो दोनों के मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब दोनों के मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे तो मैं कहूँगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी भी आगे नहीं होगी। तो अगर चाहता कोई कपल की अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो तो वो अवॉइड करे क्वाइटस को ड्यूरिंग द टाइम 10 to 70 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। और इसी बीच में क्या होता है, अगर 10 दिन हो गए इधर और इधर हो गया 17 दिन, तो मैंने कहा था कि मेनली होता है 14th डे पर, लेकिन अगर हो सकता है 2 दिन पहले ही हो गया तब 12 पे आ सकता है। इसलिए यहाँ पर 10 से लेकर के 17 दिन तक अवॉइड करना है किसी भी कपल को क्वाइटस को, ताकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो सके। इतना क्लियर हो गया। आगे लिखा है एज द चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। किस कौन से पीरियड के दौरान, 10 to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इस वक्त फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस पीरियड को कहते हैं क्या है हम,
फर्टाइल पीरियड कहते हैं। तो अगर क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कि बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्टाइल पीरियड कौन कौन सा दिन है, तो आप बताएंगे डे 10 से लेकर के डे 17 तक। ये जो पीरियड होता है ये माना जाता है फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड का मतलब होता है इस वक्त फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। फिर से आप रिवाइज करिए, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपने पढ़ा होगा तो कितने फेज थे? 4 फेज। कौन कौन सा? मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड द ल्यूटियल फेज। ये तो पढ़ा था ना आपने। ये है डे फर्स्ट 1 2 3 4 5। आपने कहा था कि जो ब्लीडिंग फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है, वो मेनली 3 से 5 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया कलर से 3 से 5 दिन, इसने 6 कर दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। ये 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ तक आपने कहा था ये कौन सा फेज हो गया? फॉलिकुलर फेज। ठीक है, और ये कौन सा फेज था? ओव्यूलेटरी फेज। बाकी सारा ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगर डे 10 से 17 के बीच में कोई भी कपल क्वाइटस करने से अवॉइड करता है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी होने से रोका जा सकता है। इतना क्लियर हो गया? ये पहला मेथड हो गया नेचुरल मेथड। और फर्टाइल पीरियड किसे कहते हैं? फर्टाइल पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो पीरियड होता है जिस वक्त फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा। और जब भी क्वेश्चन आया वो पूछता है डायरेक्ट किस दिन से लेकर किस दिन तक? डे 10 से लेकर के डे 17 तक। इसे आप अंडरलाइन कर लें। Therefore, by abstaining from the coitus during this period, conception मतलब होता है conception could be prevented। conception मतलब होता है कंसीव करना, प्रेगनेंसी ना, कंसीव करना, या हिंदी में कहते हैं गर्भ धारण करना। तो वो रोका जा सकता है अगर कोई भी कपल इस वक्त क्वाइटस करना अवॉइड करता है तब। इसमें जो आपने पढ़ा क्या कि फर्टाइल पीरियड के दौरान केवल इतना किया गया है कि ओवा और स्पर्म को आपस में मेट ना किया जा सके, बस इतना ही। कॉन्सेप्ट वही है, प्रिंसिपल वही है नेचुरल मेथड का कि सेकेंडरी साइड बोले तो ओवा फीमेल गैमीट और स्पर्म आपस में फ्यूज ना करने पाए। उसका पहला तरीका हो गया कि टाइम आप चेंज कर दीजिए, इस पीरियड में कोई भी क्वाइटस ना हो। बस अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो ये वाला ग्राफ। पूरा कुछ नहीं बनाना है, बस एक गोला बनाइए, गोले के बाद में ये आप डे लिख लीजिए ये वाला। उसके बाद में आप ऐसा करिए इसे 10 से 17 तक इज द फर्टाइल पीरियड। अगर बनाना हो तो, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं हम। गोला बना करके बस नंबरिंग करिए आप 1 से लेकर के 28 दिन। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आगे अभी आने वाला है उसमें भी यही फिगर काम आएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ओरल पील तब उसमें काम आएगा। बना लीजिए। चलिए, फर्स्ट मेथड इज नेचुरल आर द ट्रेडिशनल, और उसमें भी पहला क्या था? पीरियाडिक अब्सटेनेंस या रिदम मेथड्स। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी कर दीजिए आप। सेकंड मेथड इज कॉल्ड विथड्रॉल मेथड। आगे बढ़े, बन गया? ठीक है। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड द विथड्रॉल आर द क्वाइटस इंटरप्शन। इसमें देखते हैं, इन दिस मेथड मेल पार्टनर विथड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट केवल एक ही है कि स्पर्म और ओवा को मिलने से रोका जा सके। दोनों अगर मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? विथड्रॉल आर द क्वाइटस इंटरप्शंस इन व्हिच मेल पार्टनर विथड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन सो दैट अवॉइड द इंसेमिनेशंस। ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा जो मेथड है उसका नाम है लैक्टेशनल एमिनोरिया। और लैक्टेशनल एमिनोरिया जो मेथड होता है ये केवल एप्लीकेबल तब होता है आफ्टर द पास्चुरेशन। और आपको पता है पास्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड द पास्चुरेशन।
पास्चुरेशन के बाद जो मदर्स होती है वो अपने बेबी को लैक्टेशन कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। तो जिस वक्त मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है आफ्टर द पास्चुरेशन, उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो ओवल्यूशन नहीं होगा, और जब ओवल्यूशन नहीं होगा तो कोई भी ओवर रिलीज नहीं होगा, और ओवर रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म अगर मान लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच चुका है, तब भी फर्टिलाइजेशन चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड होता है ये केवल और केवल अप्लीकेबल कब होता है, मैक्सिमम इफेक्टिव होता है ये पीरियड ऑफ द 6 मंथ आफ्टर द पास्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी के लगभग 6 महीने तक ही क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है। लेकिन इस वक्त भी फेलियर के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वो हार्मोनल दिक्कत होती है, हार्मोन अगर एक्टिव हो जाएगा तो हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी दोबारा से 1-2 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर फिर से स्टार्ट हो सकती है, और अगर स्टार्ट हो जाएगी तो चांसेस फर्टिलाइजेशन के बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लैक्टेशनल एमिनोरिया, मतलब अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। मतलब क्या इसका, कि मेंस्ट्रुएशंस नहीं होगा, और जब साइकिल नहीं चलेगी तो मैं कहूंगा ओवल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवल्यूशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंटेंस लैक्टेशन। एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, इंटेंस लैक्टेशन, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग हो। इंटेंस का मतलब होता है कि मतलब जब भी बच्चा अगर चाहे तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी लेडी होती हैं जो मान लो कि अगर वो डिलीवरी हो गई है तो डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं डॉक्टर के कहने पर, उसके बाद वो छोड़ देती हैं कि मतलब नहीं। ठीक है, तो वो नहीं, इंटेंस लैक्टेशन का मतलब हाँ बच्चा पूरा भरपेट अपना भोजन ले। ठीक है, इंटेंस लैक्टेशन का मतलब ये हो गया फॉलोइंग द पास्चुरेशन। तो यहाँ पर लिखा है लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, और जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो ओवल्यूशंस भी नहीं होगा, और उसके बाद साइकिल भी नहीं चलेगी। और कब, जब पास्चुरेशन के बाद कोई भी फीमेल इंटेंस लैक्टेशन कराती है तब। ठीक है, नेक्स्ट, देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुल्ली, चांसेस ऑफ द कंसेप्शंस आर ऑलमोस्ट नील। लगभग नील होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम खत्म हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होते हैं, नील होते हैं। दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड बी इफेक्टिव ओनली अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ। आप इसे अंडरलाइन करें, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए लैक्टेशनल एमिनोरिया जो होता है ये मैक्सिमम इफेक्टिव कितने मंथ तक होता है, 6 मंथ तक होता है फॉलोइंग द पास्चुरेशन। इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया 3 मेथड्स जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिए। सबसे पहला मेथड था आपके पास नेचुरल मेथड, और नेचुरल मेथड जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसका मतलब होता है ओवा और स्पर्म के मेटिंग को अवॉइड करें। ठीक है, अगर दोनों की मेटिंग नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसके तरीके अलग अलग थे। पहला था आपके पास पीरियाडिक अब्स्टिनेंस, जिसके अंदर आपने पर्टिकुलर पीरियड चूज किया है कि इस पीरियड के दौरान कोई भी कपल कोइटस को अवॉइड करेगा तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस क्या रह जाएंगे, कम। दूसरा ये था विथड्रॉल मेथड, आपने कहा कि ड्यूरिंग द कोइटस अगर मेल पार्टनर जो होता है वो इंसेमिनेशन से पहले ही पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है तो उसे कहते हैं हम क्या हैं, उसे कहते हैं विथड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्शन कहते हैं, जिसमें चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी होने के। ठीक है, और तीसरा जो मेथड आपके पास है वो है लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसका मतलब होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलेगी तो ओवल्यूशन नहीं होगा, ओवल्यूशन नहीं होगा तो सेकेंडरी ओसाइट बाहर नहीं आएंगे, मतलब रिलीज नहीं होंगे, और जब रिलीज नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन ये तब आफ्टर द पास्चुरेशन, जब इंटेंस लैक्टेशन कराया जाएगा तब, और मैक्सिमम इफेक्टिव कितने मंथ के लिए होता है, ये 6 मंथ के लिए होता है। ये हो गया पहला तरीका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो मैंने आपको पढ़ाया, नेचुरल तरीका। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपके पास, चलो एक बात और लिखी है यहाँ पर, पढ़ लेते हैं इन सारे नेचुरल मेथड के बारे में। करें जो अभी आपने पढ़ा अभी 3 मेथड, इस मेथड में कोई भी आपने मेडिसिन इस्तेमाल नहीं किया, ना तो आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल किया है, ना कोई आपने हार्मोन इस्तेमाल किया है। नो मेडिसिन आर डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड। जब आप कोई भी डिवाइस, कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। तो साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, यानी इन डिवाइसेस की जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नील होते हैं। लेकिन
फेल्योर होने की चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा है। चांसेस ऑफ द फेल्योर्स ऑफ दिस मेथड इज आल्सो हाई। तो क्वेश्चंस बनता है, बताओ कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसमें चांसेस ऑफ फेल्योर क्या है, सबसे ज्यादा। चांसेस ऑफ फेलियर का मतलब है कि हो सकता है आपने डिसाइड किया था लेकिन हो सकता है स्पर्म और ओवा क्या कर जाएं, फर्टिलाइज कर जाएं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें। तो बताओ नेचुरल मेथड एक ऐसा मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव में जिसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या है, सबसे कम है। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि आपने दवा को इस्तेमाल ही नहीं की है, तो साइड इफेक्ट क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। बॉडी पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फेलियर होने के चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा। तो आप इसे अंडरलाइन करें, जहां मैंने ग्रीन किया है साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, लेकिन फेलियर के चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा है। ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी कहाँ इंपॉर्टेंट मैं और बताऊंगा। मतलब जितनी बार आप इंपॉर्टेंट बोल दो उससे अच्छा होगा आप दिमाग में डायरेक्ट रख लो। क्वेश्चंस है, आप करिए क्वेश्चंस। व्हाट इज ट्रू अबाउट द लैक्टेशनल एमेनोरिया, पढ़िए। लैक्टेशनल में अरे आप ला आई लव दैट, अब पढ़ तो लो पहले एक बार। पढ़ लिया, बड़ा फास्ट। कितने सेकंड में पढ़ा, 10 सेकंड में, ऐसे ही। तब तो तुम्हारे टेस्ट में तो हमेशा हाँ कहाँ टेस्ट पहुँच जाते हैं, फालतू में वहाँ ले चले जाते हैं, दिल को दुखी कर देते हैं आप टेस्ट पे ले जा करके। नहीं, आप पढ़िए, इसमें आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। पढ़ तो लीजिए एक बार पहले, इतना मेहनत से हम लेके आते हैं। पढ़िए तो इसे आप। एब्सेंस ऑफ, हाँ भाई हम पढ़ दे रहे हैं, तुम ना पढ़ो, आराम से बैठो, थक गए हो तुम। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लैक्टेशनल फॉलोइंग द पास्चुरेशन, ये क्या है, करेक्ट है। अगला, चांसेस ऑफ द कंसेप्शंस आर ऑलमोस्ट नील ना, अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ, ये भी आपको याद हो गया। ये सारे पॉइंट होते हैं जो आपको याद, पूरा नहीं याद होता आपको कभी, यही सारे छोटे छोटे पॉइंट जो आपको क्या रहते हैं, याद रहते हैं, और क्वेश्चन करके आप चले जाओगे। चांसेस ऑफ द फेल्योर क्या होंगे, हाई होगा। तो चांसेस ऑफ फेल्योर क्या है, हाई है। ठीक है, ये सारी बातें किस पे अप्लीकेबल होती है, लैक्टेशनल एमेनोरिया पर अप्लीकेबल होती है। अच्छा, ये मैं कहूँ, क्या ये जो बात लिखी है यहाँ पर, ये वाली बात जो लिखी है, क्या ये पहला जो मेथड था आपके लिए पीरियाडिक एब्स्टिनेंस, उसके लिए अप्लीकेबल है ये? क्या ये विथड्रॉल के लिए एप्लीकेबल है ये? नहीं। किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल लैक्टेशनल एमेनोरिया के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बैरियर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बैरियर। ठीक है, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, स्पर्म और ओवा को मेटिंग से रोका जा सके किसी भी तरीके से। अब वो क्या है, बैरियर। आप नाम समझते हो बैरियर, है ना, बैरियर लग गया, इसके आगे आपको जाना मना है। तो ये है बैरियर। किसके बीच का बैरियर होता है? ये होता है स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट या ओवा के बीच में कोई भी ऐसा बैरियर जो इन दोनों को मिलने से रोक दे, उसे हम कहते हैं क्या है, बैरियर कहते हैं। बैरियर के लगभग 4 मेथड्स दिए गए हैं यहाँ पर। उन चारों मेथड के पहले मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर एक एक को डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में। पहला होता है कॉन्डम्स, दूसरा जो होता है उसका नाम है सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम एंड द वॉल्स। ये 4 मेथड्स हैं जो बैरियर के अंदर आते हैं। पहला जो था वो कॉन्डोम्स था, दूसरा पढ़ लेते हैं यहाँ पर डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड द वॉल्स। ये 4 हैं जो बैरियर मेथड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी बातें। क्योंकि एनसीईआरटी ने एकदम साफ साफ नहीं लिखा है, उसे एकदम साफ पहले एक्सप्लेन किया, फिर लास्ट में 2 लाइन में इन तीनों को बता दिया है, तो हमें पता नहीं चलता कि हम किस मेथड के अंदर पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैंने एकदम अलग किया है। बैरियर के अंदर ये चारों मेथड्स आते हैं। अब हम एक एक पढ़ लेते हैं और उन सब के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस डिटेल में ही आता है। वो किस चीज़ का बना हुआ है ये भी पूछ लेता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो पहला होता है कॉन्डम्स। फिगर आपके पास है 4.1a जो मेल कॉन्डम्स होता है, और ये जो आपके पास है ये 4.b, दिस इज कॉल्ड द कॉन्डम्स फॉर द फीमेल। तो कॉन्डम्स होता है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है मार्केट में। किस चीज़ का बना हुआ है, पहले आप अंडरलाइन करिए, मेड अप ऑफ द थिन रबर आर द लैटेक्स शीथ दैट आर यूज्ड टू कवर
नेक्स्ट पढ़ने हम ये जा रहे हैं कि ये इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ पे कवर करता है। यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल, भाई बातें नहीं, एंड वजाइना एंड द सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर द क्वेटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन, इस सीमेन की बात कभी आपने पढ़ा था, सीमेन सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज कॉल्ड द सीमेन, ठीक है। कह रहे हैं कि सीमेन वुड नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, अगर सीमेन नहीं जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो मैं कहूँगा स्पर्म भी नहीं जाएगा, और जब स्पर्म नहीं जाएगा तो स्पर्म और ओवा का मेटिंग नहीं होगा, तो मैं कहूँगा इन दोनों को मेट करने से रोक दिया गया विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। तो पहले आप अंडरलाइन करें किस चीज़ का बना होता है, ये थिन रबर या लैटेक्स सीट का बना होता है, इसलिए मैं अंडरलाइन करा रहा हूं ताकि मैं आगे जब पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पर थोड़ा सा चेंज है नेक्स्ट वाले में। दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल एंड द वजाइना एंड द सर्विक्स इन द फीमेल, इसे आप अंडरलाइन करें। दिस कैन प्रिवेंट द कंसेप्शन, ये कंसेप्शन को मतलब गर्भधारण को ये रोकता है मेटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पॉपुलर ब्रांड चलता है, नाम है इसका निरोध। निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कंडोम्स फॉर द मेल, अंडरलाइन करें ये नाम ब्रांड है ये नेम, और अंडरलाइन करें किसके लिए है, ये केवल मेल के लिए होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आजकल रिसेंट ईयर में कंडोम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उसके एडिशनल बेनिफिट भी हैं। एडिशनल बेनिफिट क्या है यहाँ पर, यूज ऑफ द कंडोम्स हैज इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू द इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ द प्रोटेक्टिंग द यूजर, ये यूजर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STI एंड द एड्स, ठीक है। STI का मतलब होता है या इसी का कि भाई और है, भाई का मतलब इसका है ऐसे भी लिखते हैं, STD भी लिखते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसका नाम था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। आगे एक नाम इसका और आएगा, उसे मैं कहूंगा वेनेरियल डिजीज, BD भी मैं नाम दूंगा। तो इसी के कितने नाम हो गए, 3 नाम। या इसी का नाम एक और होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम है, सारे एक ही नाम है ना। तो कह रहे हैं कि जो कॉन्डोम्स होता है वो यूजर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये टॉपिक आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन कौन सी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, और उसमें भी आपने नाम सुना होगा एक और डिजीज, इसका नाम क्या है, एड्स, ठीक है। तो ये सारी बीमारी जो होती है इसे प्रोटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्डोम्स, ठीक है। मतलब मेन इसका काम नहीं है, हाँ इससे रोका जा सकता है, कहीं ना कहीं ये रुक जाती है, इसे आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट, बोथ मेल एंड फीमेल्स कंडोम्स आर डिस्पोजेबल, इसे अंडरलाइन करें, डिस्पोजेबल है, डिस्पोजेबल। नेक्स्ट, सेल्फ इंसर्टेड एंड दियर बाई गिव द प्राइवेसी टू द यूजर, डिस्पोजेबल एंड द सेल्फ इंसर्टेड। और ये दो जो होते हैं मेथड्स, ये जो दो चीजें हैं ये यूजर को प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई कॉन्डोम्स के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैरियर में जो दूसरा मेथड उसका नाम क्या है, डायाफ्राम। तीसरा जो है वो सर्वाइकल कैप। चौथा जो है वो है वाल्स। आर आल्सो बैरियर्स, साफ साफ लिखा हुआ इंसाइड ने कि ये भी क्या है, बैरियर्स हैं। मेड अप ऑफ द रबर, इसे आप अंडरलाइन करें, किस चीज का बना, ये रबर का बना हुआ है। दैट आर इंसर्टेड, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इंसर्टेड, ठीक है, इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स, इतना अंडरलाइन करें, टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। तो ये जो 3 बैरियर हैं, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वाल्स, इज केवल और केवल किसके लिए होते हैं, फीमेल्स के लिए होते हैं। लेकिन जो कॉन्डोम्स होता है वो फीमेल और मेल दोनों के लिए। बस इतना ध्यान रखना है कि डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वाल्स जो होते हैं ये कवर करते हैं केवल और केवल सर्विक्स को, ठीक है। और यहां पे अगर ध्यान दें ये कवर करता है, कॉन्डोम्स होता है वो सर्विक्स और वजाइना बोथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे। अब बात आती है नेक्स्ट, दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय द ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू स्पर्म की एंट्री क्या हो जाती है, ब्लॉक की जाती है। जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा नहीं तो वो सेकेंडरी साइट यानी ओवा से फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा और
कंसेप्शंस यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट बात है, ये कैसे होते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं। अंडरलाइन करें, यहाँ पे लिखा है कि ये तीनों हैं डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वाल्व कैसे होते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं। और ध्यान दें यहाँ पे लिखा हुआ था कॉन्डोम्स जो होते हैं ये डिस्पोजेबल होते हैं, ये रीयूजेबल नहीं होते हैं और ये सेल्फ इंसर्टेड थे। लेकिन जो सर्वाइकल कैप है, डायाफ्राम है, वाल्व जो होता है ये होता है रीयूजेबल। और इनके साथ में इस्तेमाल किया जाता है स्पर्मिसाइडल क्रीम, jelly and the foams are usually used along with these barrier to increase their conceptive efficiency। ठीक है, ये फिगर्स हैं जो बने नहीं एनसीईआरटी में, मैंने आपको दिखा दिया है। ये डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और ये फॉल्स। ठीक है, तो दूसरा मेथड भी यहीं पर एंड होता है जिसका नाम क्या था, बैरियर मेथड। तो पहले आपने क्या पढ़ लिया था, पहला आपने पढ़ा नेचुरल मेथड, दूसरा जो आपने पढ़ा वो था बैरियर। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है कि स्पर्म और ओवा को मेट करने से रोका जा सके। वहाँ पर नेचुरल तरीका था, अलग अलग तरीके थे, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। थर्ड मेथड, और मैं जितनी बार बोलूँ उतना कम है कि जो पढ़ने आप जा रहे हो इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, हर साल अल्टरनेट साल आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाता है। अगर आप रट सकते हो तो रट लीजिए, अगर याद हो जाएगा तो आसानी से आप याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड डिवाइस इज कॉल्ड द इंट्रा यूटराइन डिवाइस, IUD। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद करिए, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डिवाइस कहाँ लगाई जाती हैं, यूट्रस के अंदर। ठीक है, और यूट्रस के अंदर लगाने के लिए सेल्फ इंसर्शन नहीं होगा, बल्कि किसी न किसी का यहाँ पर किसी न किसी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे बाय द डॉक्टर्स आर द एक्सपर्ट नर्सेस। तो दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स आर द एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस। ये डिवाइस कहाँ लगाई जाती है, यूट्रस के अंदर थ्रू द वेजाइना। तो आप अंडरलाइन करें, बाय द डॉक्टर्स आर द एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस। ये फिगर बना हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर दिखाया गया है, ये है कॉपर टी, और इसमें भी एक है आपके पास, बहुत सारे हैं कॉपर टी, ये इस फॉर्म में दिखाया जाता है। टी इसका शेप बना हुआ है, ये है शेप, और इसके ऊपर ये कॉपर के वायर लगाए जाते हैं, इसे कहते हैं क्या है हम, कॉपर टी। और ये किसका फॉर्म होता है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस का। दीज इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज, इसके भी 3 फॉर्म होते हैं। सबसे पहला जो है आपके पास है वो है नॉन मेडिकेटेड IUD, दूसरा जो होता है वो कॉपर रिलीजिंग IUD, और तीसरा जो है वो हार्मोन रिलीजिंग IUD। तो IUD में भी 3 सेक्शंस हैं, अलग अलग हैं। पहला हो गया नॉन मेडिकेटेड है, दूसरा है कॉपर रिलीजिंग जो कॉपर आयन रिलीज करता है, और अगला आपके पास है हार्मोन रिलीजिंग। जो क्वेश्चंस आता है वो ऐसे आता है, कभी कभी ये मैचिंग करा लेंगे, कभी कभी पूछेंगे बताओ इनमें से कौन है जो कॉपर रिलीजिंग IUD नहीं है, तो 3 ये दे देंगे और एक इनमें से कोई उठा कर दे देंगे। कौन पूछेंगे इसमें कौन है जो कॉपर रिलीजिंग IUD नहीं है, या मैचिंग कराना होगा तो 3 तरफ इस पे लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे, कहेंगे आप मैच करा लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, IUD 3 टाइप की है, पहला नॉन मेडिकेटेड IUD, दूसरा कॉपर रिलीजिंग IUD, और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग IUD। इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। नॉन मेडिकेटेड IUD में पहला आता है लिपिस लूप, इसका मैं फिगर अभी दिखाने वाला हूँ, बस नाम पढ़ लीजिए आप। नाम है इसका लिपिस लूप। लूप माने जानते हो लूप गोला, ठीक है, तो ये लूप। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग, अब याद करना आसान है, देखो इनमें क्या लिखा हुआ है, ये Cu, और आप केमिस्ट्री पढ़ते हो मतलब कि कॉपर। ठीक है, तो पहला हो गया कॉपर टी शेप का है, दूसरा क्या है कॉपर 7, ये 7 शेप का होगा, अभी मैं दिखाऊंगा फिगर में। अगला है मल्टी लोड 375, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको यहीं पे होता है, मल्टी लोड 375, इतना हो गया। और कंफ्यूजन किससे होता है मैं आगे बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट हार्मोन रिलीजिंग IUD में पहला होता है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा होता है LNG-20, और हम कंफ्यूज करते हैं LNG-20 को मल्टी लोड 375 के साथ में। ठीक है, क्योंकि इस दोनों नाम में क्या है, कॉपर है, कॉपर है, तो आप पता कर लोगे कॉपर रिलीजिंग हो जाएगा। कंफ्यूजन हमारा यहाँ से होता है, यहाँ पर ये हार्मोन वर्ल्ड को दिख रहा है आपको, तो इसमें भी यह हो जाता है कि हार्मोन रिलीजिंग होगा, यहाँ पर नॉन मेडिकेटेड याद ही हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन जो होता है आपको यहाँ और यहाँ होता है LNG-20 और मल्टी लोड 375 में।
ठीक है, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। वैसे तो ध्यान आपको पूरा का पूरा टॉपिक ही रखना है, लेकिन आप इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको आपको दूर करना है कन्फ्यूज़न को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नॉन मेडिकेटेड का बताइए एग्जाम्पल। लिपस लूप, कॉपर रिलीजिंग का कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेसर्ट एंड द LNG20। अब आते हैं फिगर पर। ये एनसीईआरटी का फिगर था और ये मैंने सेव। ठीक है, पहला लिपस लूप आपको ये दिख रहा होगा, ये लूप के फॉर्म में बना हुआ है, लिपस लूप। दूसरा जो है ये है कॉपर टी, मैंने कहा था टी शेप का होता है, इसके ऊपर कॉपर के वायर्स लपेटे होते हैं, ये है कॉपर टी और इसे यूट्रस के अंदर इम्प्लांट भी किया गया है, यूट्रस के अंदर। दूसरा क्या था आपके पास, कॉपर 7, लगभग अगर देखें आप तो ये 7 का ही बन रहा है सेफ ना, कॉपर 7। इसमें भी कुछ नहीं है, देखो ये क्या बना, 7 सेफ का है ये डिजिट में, और ये इसके ऊपर क्या लगाए गए हैं, कॉपर के आयन लगाए गए हैं, कॉपर के वायर लगाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बना हुआ है ये है मल्टी लोड 375। अब इसमें देखो थोड़ा सा शेप को चेंज किया गया है, लेकिन बेसिक चीज क्या है, कॉपर, कॉपर की वाइंडिंग की गई। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इसको बताएं, ये जो लिपस लूप है किसका एग्जाम्पल होता है, ये नॉन मेडिकेटेड IUD का होता है। ठीक है, ये कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375, ये हो गया कॉपर रिलीजिंग का एग्जाम्पल हो गया। और अगला एग्जाम्पल आपके पास होता है हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेसर्ट, लगभग टी शेप का ये भी है, इसके अंदर हार्मोन्स भरे होते हैं, और ये होता है LNG20। ये सारे के सारे जो होते हैं वो IUD के फॉर्म होते हैं, जो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल्स होते हैं। इन सब को लगाने के लिए डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस की ज़रूरत होती है, और इन्हें इम्प्लांट कहाँ किया जाता है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। और ऐसे जैसे दिखाया गया है, इसका इम्प्लांटेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, ताकि अगर यहाँ से मान लेते हैं स्पर्म अगर जाए भी, तो स्पर्म जो होता है वो कॉपर आयन की प्रेजेंस में स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आपने पढ़ा था कि किसी भी स्पर्म को फर्टिलाइज करने के लिए उस स्पर्म का शेप, उसका साइज, उसकी मोटिलिटी बहुत ही माने रखती है। अगर स्पर्म मोटाइल ही नहीं है तो एम्पुला तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और आपको पता है एम्पुला तक जब स्पर्म पहुंचेगा, अगर उसी वक्त ओवा पहुंच रहा है, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये सारे मेथड जो हैं IUD वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। और क्वेश्चन जब भी यहाँ से बनता है आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, पहला क्या लिखा है, IUD इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। ये क्या होता है फैगोसाइटोसिस, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को खा लेना, फैगोसाइटोसिस। और आप फैगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी रखने वाली आपने कहीं पर ब्लड में 2 सेल्स पढ़ी थी, हाँ, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट आपने पढ़ा था। इन दोनों का जो नेचर कैसा होता है, वो फैगोसाइटोसिस होता है। ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, उन्हें वो खाने का काम करते हैं ना। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को कोई बॉडी का सेल क्या कर जाए, खा जाए, उसको कहते हैं क्या है, फैगोसाइटोसिस। तो IUD करता क्या है, IUD जो होता है वो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। जो स्पर्म्स आ रहे हैं, अगर उनको क्या कर जाए, कोई सेल खा जाएगा, उसका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब स्पर्म का नंबर ही कम हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि चांसेस क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के कम से कम हो जाएंगे। कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, फैगोसाइटोसिस तो बढ़ रही है स्पर्म की, लेकिन कहाँ पर, विद इन द यूट्रस, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही तो क्या लगाया जाता है, IUD लगाया जाता है। एंड द कॉपर आयन, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉपर आयन का क्या रोल है। कॉपर आयन रिलीज जब होता है तो क्या करता है, ये सप्रेस, कम कर देता है क्या, स्पर्म की मोटिलिटी। बहुत बड़ा फैक्टर होता है फर्टिलाइजेशन में, मोटिलिटी ही क्या हो गई है, कम, स्पर्म मूव नहीं कर पा रहे, तो फर्टिलाइजेशन चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, यानी स्पर्म मूव नहीं कर पा रहा है, मोटिलिटी कम हो गई है, साथ साथ में उसके पास जो फर्टिलाइजेशन करने की जो कैपेसिटी थी वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। ये किसका काम होता है, कॉपर आयन का होता है। तो अगर पूछा जाए कि IUD क्या क्या कर रहा है, तो IUD, सारे IUD क्या कराते हैं, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं यूट्रस के अंदर। लेकिन केवल अगर पूछा जाए बताओ कॉपर आयन का क्या रोल है, तो कॉपर आयन जो होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करने का मतलब होता है कम कर देना, और साथ साथ में स्पर्म के पास जो फर्टिलाइजेशन करने की जो कैपेसिटी होती है उसे भी क्या करता है, वो कम कर देता है।
ठीक है। और आपने पढ़ा था नॉर्मल अगर देखा जाए तो ये ओवा, और ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म के हेड में यहाँ पर एक्रोसोम था जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते थे, और यही जो एंजाइम्स होते हैं जब टकराते हैं तो यहाँ की मेम्ब्रेन डिज़ोल्व कर जाती है, और डिज़ोल्व करने के बाद में ये स्पर्म का जो हेड होता है वो सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये तो आपने पढ़ा था ना। तो कॉपर आयन क्या कर रहा है, पहली बात तो मोटिलिटी को कम कर दिया, दूसरी बात अगर मान लेते हैं कोई मूव करता करता एम्पुला तक पहुंच भी गया तो उसके पास फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बहुत ही कम। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, कर लिया। इसके अलावा आपने पढ़ा था हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है ना, तब हार्मोन का काम क्या होता है, हार्मोन क्या करते हैं, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। अब ये कौन सी बात हो गई, मान लेते हैं अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद 8 से 16 स्टेज मारूला बनेगा, उसके बाद बहुत सारी स्टेज आती हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और पर ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में अल्टीमेटली ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस के अंदर ही तो आना है इम्प्लांटेशन करने के लिए। तो करते क्या है हार्मोन, ये यूट्रस को अनसुटेबल बना लेते हैं फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के लिए। अभी क्या होता है अनसुटेबल बनाए, मतलब देखो आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर यूट्रस के अंदर जो एंड्रोमीट्रियम है उसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग होती है तो क्या है, सुटेबल है ना। और अगर क्या करते हैं हम इसी इन फोल्डिंग को एकदम क्या करते हैं, प्लेन कर दें, ऐसे एकदम प्लेन कर देंगे तो बताओ क्या सुटेबल है इम्प्लांटेशन के लिए, नहीं है। तो करता क्या है हार्मोन, इसी टाइप का हार्मोन जो होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो इसी टाइप का चेंज कराते हैं कहाँ पर, यूट्रस के अंदर, जो होता क्या है इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, सर्विक्स को ये हॉस्टाइल बनाते हैं। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, आपने कभी सुना होगा हॉस्टेज, हॉस्टेज क्या होते हैं, हॉस्टेज बंदी ना। अब यहाँ पर क्या हॉस्टाइल मतलब विरोधी, यानी जो सर्विक्स है उस सर्विक्स को स्पर्म के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, ये ना विरोधी रीति बनाते हैं। मतलब अगर कोई स्पर्म आएगा तो सर्विक्स क्या करेगा, बिहेव नॉर्मली ना करके बल्कि ये एबनॉर्मली बिहेव करेगा और किसी भी तरीके से स्पर्म को आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। ये किसका काम हो गया, ये हो गया हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। मैंने आपको आईओडी पढ़ाया, उसमें 3 टाइप पढ़ाए, पहला नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग, तीसरा हार्मोन, और तीनों का अलग अलग काम। पहला केवल इतना बोला गया है कि आईओडी क्या करता है, आपने कहा इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इनटू द यूट्रस, यूट्रस में स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा दिया गया, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन आया कि कॉपर आयन का क्या रोल होता है, आपने कहा कॉपर आयन जो होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, इसके साथ साथ में स्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी थी उसको भी वो सप्रेस कर देते हैं। ये हो गया कॉपर आयन का काम। आपने तीसरा फॉर्म बताया था आईओडी का, हार्मोन रिलीजिंग वाला, तो उसका क्या काम होता है, तो हार्मोन जो होते हैं वो यूट्रस क्या करते हैं, अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विस को हॉस्टाइल बना देते हैं, यानी कि विरोधी बना देते हैं सर्विस को, किसका, स्पर्म का। ये किसका काम हो गया, हार्मोन का। क्लियर है तो सारे आईओडी, लेकिन काम करने का तरीका क्या है सबका अलग अलग है। इतना क्लियर हो गया। बस सबका काम क्या है, मेन मकसद सबका क्या है कि दोनों को मेटिंग करने से रोका जा सके, या अगर मेटिंग हो गई है तो प्रेगनेंसी से किसी तरीके से रोका जा सके। इतना क्लियर। अब कह रहे हैं नेक्स्ट, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कह रहे हैं आईओडी आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी। वो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या 2 बच्चों के बीच में स्पेस चाहती हैं, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, वो सारी फीमेल्स मोस्टली जो इस्तेमाल कर रही हैं वो क्या, आईयूडी, और उनके लिए क्या बन चुकी है, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बन चुकी है। तो क्वेश्चंस आता है वो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं या 2 बच्चों के बीच में गैप चाहती हैं, उनके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आइडियल है, आईयूडी। इसे अंडरलाइन करें। और नेक्स्ट तो आपके नीट का क्वेश्चंस है कि इंडिया में इट इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन द इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन वो क्या है,
IUD, ये क्वेश्चन लगभग 2013-14 का है, ठीक है। डायरेक्ट इसी लाइन से क्वेश्चन आया था 2013 और 13 से ही नीट आपका आया था, उसके बाद ही ये आया था क्वेश्चन, और कोई भी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आया था। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक लाइन, छोटी सी लाइन एकदम नीचे लिखी हुई है, ठीक है, लास्ट लाइन। और मैंने कई बार कहा आपसे, एनसीईआरटी जो लास्ट लाइन होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये था थर्ड मेथड, जिसका नाम था क्या, IUD। एक बार फिर से आप थोड़ा सा बस रिवाइज कर लीजिए। IUD का फुल फॉर्म बता दीजिए आप। कहाँ इम्प्लांट किया जाएगा, यूट्रस में, किसके द्वारा, डॉक्टर्स आर द एक्सपर्ट, नर्सेस के द्वारा। नर्सेस भी बहुत काम करती हैं, लेकिन एक वर्ड लगा हुआ है, एक्सपर्ट होनी चाहिए। मतलब आपने देखा होगा जहाँ पर एक गायनी वाला मतलब जो सेक्शन होता है उसके अंदर एक नर्स ज़रूर होती हैं, जो सारा काम एज अ डॉक्टर की तरह करती हैं, लेकिन बस वो नर्स हैं और वो डॉक्टर्स हैं। लेकिन डॉक्टर का होना भी ज़रूरी है और नर्स का भी। लेकिन हाँ, आप देख लीजिए वो एक्सपर्ट है या नहीं है, मतलब उन्हें जानकारी है या नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। 3 टाइप आता है, नॉन मेडिकेटेड IUD, लिपस लूप, एग्जाम्पल हो गया कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्टासर्ट एंड द LNG-20। IUD क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस। कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है, ठीक है। हार्मोन क्या करता है, यूट्रस को अनसुटेबल बनाता है फॉर द इम्प्लांटेशन और सर्विस को हॉस्टाइल बना देता है टू द स्पर्म। आइडियल कंट्रासेप्टिव्स है अगर कोई फीमेल चाहती है डिले इन द प्रेगनेंसी या स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रंस, और इंडिया के अंदर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कंट्रासेप्टिव मेथड्स होता है, ठीक है। ये है आपके पास क्वेश्चंस, क्वेश्चन करिए आप। अच्छा, मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेके आता हूँ जिसमें आलादा भी हो, ताकि आप उस टॉपिक के बाद दोबारा फिर से पढ़ लें ना। वहाँ पर ध्यान ना दिया करिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो लिखा है वो सही है नहीं सही है, पहले आप पढ़िए। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट द IUD, मल्टी लोड 375 रिलीज कॉपर मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अब तो हो गया तुम्हारा काम ना, तुम तो यही किए थे, आला एवं तो किए थे इससे पहले, एग्ज़ाम में तो हो गया तुम्हारा काम, गोला भर दिए चले आए, और हम गिन भी लेते हैं कि मेरा 4 क्वेश्चन तो फिक्स है, कहते हैं इसे तो कभी नहीं गलत हो सकता। अब ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है, 120 लेवल पे होता है हमारा कॉन्फिडेंस ना, ये तो कभी हमसे गलत हो ही नहीं सकता। और गलत कहाँ हो गया, वही वाला हो गया। और फिर कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया था यार, कहाँ से गलत हो गया, ये तो सिली मिस्टेक हो गई ख़त्म ना। तो क्या है, मल्टी लोड 375, बताओ कॉपर आयन रीच करता है, करे नहीं, अरे यही भी चिल्ला कहते हैं, इस पर ध्यान देना, यही तो कॉपर रिलीज करता है नहीं करता। लेकिन कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, और यहाँ पर क्या लिखा है, मेक द यूट्रस ये तो क्या होगा, गलत। अगला पढ़ लेते हैं, LNG-20 रिलीज द हार्मोन्स, सही बात है। अरे LNG-20, हाँ यहाँ तक सही है ना। अब आगे पढ़ते हैं, व्हिच सप्रेस द एग मोटिलिटी, इसकी बात ही नहीं हुई है कहीं पर, एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी फॉर द स्पर्म्स, गलत बात है। ये किसके लिए है, कॉपर आयन के लिए ना, ये भी क्या हो गया। अगला पढ़ते हैं, इट इज एन आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड द स्पेस विद द चिल्ड्रन ना। तो अब थोड़ा टाइम खर्चा किया करो, ऐसा नहीं कि हर जगह क्या रहेगा आपको, हालात दायरा भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चंस और ये हो गया आपके टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाएगी, बस कुछ दिन क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटरप्टेड रहेगी या डिस्टर्ब रहेगी, उसके बाद दवाएं से फिर क्या हो जाएगी, दोबारा फिर से सही हो जाएगी, फिर से नॉर्मल फर्टिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है कोई, भाई आप इस्तेमाल क्या कर रहे हो, आप उसमें आप कॉपर आयन, पहली बात देखो, मेन बात क्या है कि जैसे ही हम अपनी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल डाल देते हैं, वो तो हमारी जो बॉडी होती है वो खुद ब खुद क्या होती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है।
तो कभी कभी एलर्जी टाइप का भी हो सकता है। इसके अलावा हार्मोन्स जा रहे हैं, और अगर हार्मोन आपकी बॉडी में कहीं, एक तो हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर खुद है, जितना रिक्वायरमेंट है हमें उतना रिलीज होते हैं, और जब जरूरत होती है तब रिलीज होते हैं, और एक हम क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। जब हार्मोन बॉडी के अंदर जाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट तो डालेगा ही ना। तो साइड इफेक्ट हैं इसके भी, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी है। 2 वर्ड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव में, 2 वर्ड होता है, एक होता है कि साइड इफेक्ट है तो कितना है, और दूसरा क्या है, रिवर्सिबल है या नहीं। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जब कोई कपल चाहता है कि अब प्रेगनेंसी ना हो तो ना हो, और अगर वो चाहता है कि अब होना स्टार्ट हो जाए प्रेगनेंसी, तो दोबारा से फिर से नॉर्मल फर्टिलिटी को गेन कर ले। इसे कहते हैं क्या है, हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं ना। तो इसमें कह सकते हैं आप कि इसमें जो आपके पास फेलियर के जो चांसेस हैं वो क्या हैं, थोड़ा सा कम है, और इसमें रिवर्सिबिलिटी क्या जाती है, दोबारा से फिर से गेन हो सकती है। ठीक है, इतनी ये हो गया पूरा आज का टॉपिक। नहीं, अभी और पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम होता है पिल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी कंट्रासेप्टिव डिवाइस में मैंने आपका 3 मैंने पढ़ा दिया ना। कौन कौन पढ़ा दिया, अरे बोलो। नेचुरल, दूसरा वैरियर, तीसरा आईयूडी, चौथा ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या इसी कहते हैं क्या है हम, पिल्स। ये नहीं बना हुआ, ये तो मैंने चिपका दिया है, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल थे, मैंने इसे फोटो मिल गया था मैंने लगा दिया, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है ओरल कंट्रासेप्टिव्स, मतलब है कि अब आप टैबलेट के फॉर्म में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोज ऑफ द आइदर प्रोजेस्टोजेन हार्मोन हो गया, आर द प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजेन combinations is another contraceptive methods used by the females। तो ओरल या कह सकते हैं आप कि पिल्स जो होती हैं ये केवल और केवल किसके लिए अभी हैं, फीमेल्स के लिए। ठीक है, और इस पिल्स के अंदर जो हार्मोन्स होता है वो हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टोजेन आर द प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजेन का कॉम्बिनेशंस। और आपको पता है ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, और आपकी बॉडी में कोई भी स्टेरॉइड जाएगा तो उसका साइड इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। ठीक है, नेक्स्ट इसे अंडरलाइन कर लें आप, फीमेल के लिए होता है दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स, टैबलेट्स के फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, पिल्स। ठीक है, टैबलेट्स के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं क्या है, हम पिल्स कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली, अभी आप कह रहे हो डेली, लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ा था एक सहेली नाम की आई है, वो वीकली मतलब एक हफ्ते में 1 गोली ना, ये पुरानी हो चुकी है पिल्स, बहुत सारी पिल्स हैं ये पुरानी चल रही है। जो सहेली है वो नई अभी आई है, तो वो हफ्ते में 1 बार, ठीक है, वो नॉन स्टेरॉइडल थी और ये स्टेरॉइडल है। तो पिल्स हैव टू टेकन द डेली फॉर अ पीरियड ऑफ द 21th डे, डेली लेना है, और 21 दिन लगातार 21 दिन तक। स्टार्ट कब करना है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डे मतलब होता है कि जब ब्लीडिंग फेज होता है, उस ब्लीडिंग फेज में तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, मतलब प्रेफरेबली ये है आप इसी पीरियड में ये पिल स्टार्ट करनी होती है। आगे लिखा है आफ्टर अ गैप ऑफ द 7 डे, 7 डे का गैप करने के बाद में ड्यूरिंग व्हिच मेंस्ट्रुएशन अकर्स इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। बात देखो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि जो पिल्स है इसे डेली लेना पड़ता है और लगातार 21 दिन तक। अब बात आती है कि स्टार्ट कब से होगी, तो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डे, पहले जो 5 दिन है उसमें से किसी भी एक दिन से स्टार्ट हो सकता है और लगातार 21 दिन तक खाना है। फिर अगर नेक्स्ट मंथ चाहिए, नेक्स्ट मंथ की प्रिवेंशन मतलब कंसेप्शंस ना हो, अभी भी प्रिवेंट करना है कंसेप्शन को, तो 7 दिन का गैप देने के बाद में फिर से लगातार 21 दिन तक खाना है। इसको समझाने के लिए मैं कुछ नंबरिंग करता हूँ और आप मेरे साथ थोड़ा सा नंबरिंग करेंगे ताकि आपको भी 1 2 3 4 याद हो जाए। याद है ना गिनती ना? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये डे है, ठीक है, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, आप बताएंगे।
1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, फिर 8 आता होगा फिर तो ना। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, मैं लिख के आ रहा हूँ, ये केवल दिन गिन रहे 15, 16, देख लेते हैं आज बायोलॉजी में ये भी आ गया। 19, 20, 21, 22, 23, रुक जाओ भाई, फास्ट ना चलो यार। 24, 25, 26, अच्छा 26, 27, 28। अच्छा एक बात थी, खासकर यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं, मैं खुद फील किया इसलिए बोल रहा हूँ, जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, जब उन्हें टेबल लिखने की बोला जाता था तो वो अब 2 लैंग्वेज ना, हिंदी में भी कभी कभी टेबल लिखाते थे टीचर, कभी कभी इंग्लिश में। आजकल तो सब कुछ इंग्लिश चल रहा है, आई एन आई, लेकिन इंग्लिश में लिखना है। तो हम जब लिखते थे, हमारी जो आदत थी वो ये थी, मैं जब लिखता था इंग्लिश में तो पढ़ता था मैं हिंदी में, और जब मैं हिंदी लिखता था तो बोलता था मैं इंग्लिश में ना। तो ये था वो ना 1, 2, 3, 4, और लिख किस में रहा हूँ मैं? अरे ये तो टेबल अलग है ना। तो ये मतलब होता है कभी कभी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। ये वो फील कर सकते हैं जिसने किया होगा, वो खासकर हिंदी मीडियम वाला, जिसको थोड़ा सा इंग्लिश कम आती होगी। तो हम ही जैसे लोग थे, इंग्लिश थोड़ा कम आते थे ना, इसीलिए ऐसा होता था जब हिंदी लिखते थे। और हिंदी में कैसे लिखोगे आप? 1, 2, 3 लिखा कभी हिंदी में आपने? नहीं लिखा है? गलत है। 4 कैसे लिखेंगे ना? 1 नहीं है, अरे रुक जाओ, आप भी 4, अरे वाई बन गया। हाँ ये 5 ही है, और 6 सही है ना? उल्टा, अरे सॉरी, उल्टा 3, ये वाला 7 ऐसे। अच्छा तो 7 कैसे बनेगा? 7 कैसे बनेगा? बना के दिखाओ। अच्छा ये उल्टा, ये वाला नहीं, इधर वाला ना, जो भी होगा 8, 9, 10, ये तो था ना। हाँ ये था, गलत है, हाँ थोड़ा गलत हो गया। मैं 7, अरे उर्दू नहीं आती यार तो क्या करें, मतलब 7 बनाने में थोड़ा गलती हुई, बाकी सब कुछ सही है ना। ये हो गया, देखो अब ध्यान दो, ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे, जो फर्स्ट डे से लेकर के 28th डे ना। अभी जस्ट आप पढ़ के आ रहे थे, आपने सारा पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज होते हैं। अब देखते हैं, कह रहे हैं कि 21 दिन तक लेना, डेली लेना है, और स्टार्ट कब से करना है? फर्स्ट 5 डे। तो फर्स्ट 5 डे ये तो हो गया ना। और इसी फेज को आपने कहा था क्या? मेंस्ट्रुअल फेज कहा था, ब्लीडिंग फेज कहा था ना। गौर करो, यहाँ पे ध्यान दो। मैंने कहा मान लो कोई फीमेल है जो इस तारीख से, यानी कि इस तारीख 4 तारीख से वो पिल लेना स्टार्ट करती है, तो 4 तारीख से मतलब फर्स्ट 5 डे कहीं से भी स्टार्ट कर सकती है। वो 2 से 3 से 4 से, मैं मान लो तो 4 से स्टार्ट कर रही है, तो फर्स्ट 5 डे के अंदर से स्टार्ट करना। मान लेते हैं मैंने 4 तारीख से स्टार्ट कर, जो 4 तारीख होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो पिल की कौन सी दिन होगी? पहला दिन होगा। अब बताओ, अगर ये पहला है तो ये 4, 5 ऐसे होते होते 21 कहाँ आएगा? ये तो होगा ना। अरे भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का 24th डे और पिल्स का लास्ट यानी 21st डे, इतना हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर नेक्स्ट मंथ भी सेम कंटिन्यू रखना है तो 7 दिन का गैप करना पड़ेगा। वो 7 दिन का गैप कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 दिन और आने वाले का 3 दिन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर से अगर 29 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा तब भी आपको 21 दिन ही करना पड़ेगा। जब तक कोई भी फीमेल चाहती कंसेप्शंस ना हो तब तक उसे रिपीट करना पड़ेगा और इसी मेथड्स में करना पड़ेगा। दूसरी बात, इरेगुलर हो जाए दूसरी दवा खानी पड़ेगी रेगुलर करने के लिए। ठीक है, बात आती है कि अब देखो जो फार्मेसी वाले होते हैं, खासकर कंपनियां जो होती हैं, वो आसानी करने के लिए जो टैबलेट बनाती हैं ना,
वो कुछ इस टाइप का बना के रखते हैं ताकि आपको याद भी रहे कि कौन सा दिन चल रहा है। तो जो आपने देखा होगा पत्ता जो होता है, दवाई जो पत्ते आते हैं, उस दवाई के पत्ते में जब जो पिल्स वाले होते हैं पत्ते, उसमें ये गोली भी लगी होती है, साथ साथ यहाँ पर डे भी लिखा रहता है कि जो आपने दवाई खाई है वो पहले दिन की दवाई है। अब वो पहले दिन की दवाई जो बता रहे हैं वो ये वाला दिन है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा दिन है वो तो फीमेल को पता होगा। ठीक है, तो ये लिखा होता है 1, यहाँ पर टैबलेट दूसरी लगी है, ये 2, और ऐसे एरो भी बने होते हैं। लेकिन अब देखो, अगर कोई फीमेल चाहती है कि नेक्स्ट मंथ भी दवा कंटिन्यू रखे, तो उसके लिए 7 दिन क्या हो जाए गैप, और 7 दिन में हो सकता है वो भूल भी जाए, इसलिए वो पूरा 28 दिन की दवा देते हैं, पूरा 28 दिन। वहाँ पर जो 7 दिन लास्ट वाला था, ये 1, 2 और ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, इस वक्त जो दवाएं दी जाती हैं वो हार्मोन्स की दवा नहीं होती, बल्कि वो आयरन की टैबलेट्स होती है, ताकि वो दवा कंटिन्यू रखे और कोई दिन भूल ना पाए। ठीक है, आयरन की दवा देंगे तो जब बाकी जो फंक्शंस होंगे वो कंटिन्यू रखेंगे। ये होता है फंक्शन करने का तरीका। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन हो गया। अगर यहाँ से कोई स्टार्ट करता है तो 21 दिन 24 को होगा। अगर कोई मान लो 5 तारीख से स्टार्ट करता है तो 21 दिन 25 को हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो। और कोई अगर 3 तारीख को स्टार्ट करता है तो 21 दिन का हो जाएगा, 23 तारीख को हो जाएगा। तो ये होता है पिल्स लेने का तरीका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिल्स जो होती हैं वो डेली लेना पड़ता है, अगर वो डेली वाली है तब, क्योंकि अब क्या हो चुका है, वीकली वाली भी आ चुकी है तो वीकली लेना पड़ेगा। अगर डेली वाली है तो डेली लेना पड़ेगा और 21 दिन तक लेना पड़ेगा विद इन द 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग के 5 दिन से स्टार्ट करना पड़ेगा, 7 दिन का गैप करना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट मंथ भी चाहते हैं कि इसी तरीके से कंटिन्यू रहे तब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि काम कैसे करता है। जो पिल्स होते हैं ये कैसे काम करती है, मतलब ये कैसे कंसेप्शन को रोकती है। दे इनहिबिट ओवल्यूशंस। जो पिल्स होती हैं ये ओवल्यूशन को इनहिबिट कर देंगी। अगर ओवल्यूशन नहीं होगा, सेकेंडरी ओसाइट नहीं रिलीज हो जाएगा, मैं कहूँगा फर्टिलाइजेशन चांसेस क्या जाएंगे कम से कम। तो पहला अंडरलाइन करिए आप, इनहिबिट ओवल्यूशंस एंड इम्प्लांटेशन। ओवल्यूशन को भी इनहिबिट कर देता है। अगर फर्टिलाइजेशन मान लो चांस से हो ही गया तो यह इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। ऐसे ही अभी आप जस्ट पढ़ के आए हो कि कोई ऐसी डिवाइस थी जो इम्प्लांटेशन को रोकती थी, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, तो सबको याद करना पड़ेगा आपको। एज वेल एज, इसके साथ साथ में अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट या रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए सर्वाइकल म्यूकस क्वालिटी क्या जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे भी कुछ पढ़ा था आपने, हॉस्टाइल टू द स्पर्म, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इसके अलावा आपने जो डायाफ्राम पढ़ा था, सर्वाइकल कैप पढ़ा था, इसके अलावा आपने जो वाल्व पढ़ा था वो भी स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर रहे थे सर्विक्स के अंदर। कुछ याद आया? पहला तरीका हो गया। अगला कह रहे हैं पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, विद लेसर साइड इफेक्ट, कम साइड इफेक्ट हैं, एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। ठीक है, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं वेरी इफेक्टिव विद द लेस साइड इफेक्ट। अब पिल्स तो फीमेल्स के लिए ही अवेलेबल है। नेक्स्ट आगे, यहां पर पिल्स खत्म होता है। अब नेक्स्ट पिल की बात करते हैं, जो न्यू पिल्स है, नाम है इसका सहेली। ठीक है, न्यू ओरल, ये तो मैंने पहले अंडरलाइन कराया था, ये एक नई ओरल कंट्रासेप्टिव्स डिवाइसेस हैं, पिल्स हैं, किसके लिए हैं, फीमेल्स के लिए हैं। और मैंने बताया था ये कैसा होता है, ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, आप इसे अंडरलाइन करें, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। बनाने वाला शहर का नाम है लखनऊ, शहर का नाम है, संस्था का नाम है CDRI लखनऊ, देश तो हमारा है ही ना। आगे, इट इज वंस अ वीक पिल्स, हफ्ते में एक गोली, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड द हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। साइड इफेक्ट और कम हो गया और कंट्रासेप्टिव वैल्यू क्या हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई। ये हो गया पिल्स की बात। अब आती है क्वेश्चन की बारी, जो आप पढ़ेंगे। अब शायद आप सुधर गए होंगे, पढ़ेंगे आप। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द पिल्स। पहला, ओरल इंट्रामिशन ऑफ द स्मॉल डोज ऑफ द आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और द प्रोजेस्टेरोन कमीशन, ये तो सही है। प्रोजेस्टेरोन इज अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स फॉर द फीमेल्स कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, गलत है। कौन सा है ये? हाँ, अगला,
और वो नॉन स्टेरॉयडल था, सही बात है। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड यूज बाय द फीमेल्स, सही बात है। दे इनहिबिट द ओवल्यूशन इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ये भी क्या है, सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी वाला, ठीक है। क्योंकि गलत पूछा गया था ना, इसलिए हमें गलत बताना है, तो मैंने गलत बताया और गलत ही क्या हो गया हमारा, सही हो गया। करेंगे गलत ही सही हो गया, बढ़िया। नेक्स्ट, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब बारी आती है इम्प्लांट की या इंजेक्शन की। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें ये है इंजेक्शन और क्या है, इम्प्लांट। तो इसमें भी हार्मोन का इस्तेमाल होता है। कौन सा हार्मोन, करें प्रोजेस्ट्रोजन। हार्मोन वही है हमेशा, कौन से, प्रोजेस्ट्रोजन, और कहीं कहीं पर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन दोनों है। तो प्रोजेस्ट्रोजन एलोन, अकेले कभी कभी, और इन द कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन। ये देखो पिल्स में भी जो, हाँ हाँ धीरे पढ़ाएं, बस 4 लाइन और है, इसके बाद फिर एमटीपी पढ़ा देंगे, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हो गया हमारा 1.5 घंटा हो गया है, 15 मिनट उधर 15 मिनट इधर मिलाकर हो गया, कोई बात नहीं, कल पढ़ा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं ख़त्म करना है भाई, इतना जल्दी काहे लगे होगी ख़त्म करना। नहीं, इसे नहीं पढ़ाएंगे, अब कल ही पढ़ाएंगे। अब कह रहे हैं अब कल नहीं पढ़ाएंगे, चलो यहाँ पढ़ाएंगे कल। मैं ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो।